हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजी ब्रेन डेस्टिनेशन लबासना। आज डेट ऑफ 4 दिसंबर और टाइम हो रहा है 4:25 इन द इवनिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रही है यूपीएससी सिलेबस की। इसमें हमने पहले जो हम ए यूनिट कवर कर रहे थे, जिसका टॉपिक था द ऑरिजिन इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। उसके पहले लेक्चर में हमने ऑरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को देखा था, कैसे हमारा यूनिवर्स बना। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह सोलर सिस्टम हमारा डेवलप हुआ। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और देन विल मूव आउट टू नेक्स्ट टॉपिक्स एंड नेक्स्ट चैप्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सोलर सिस्टम में ओवरऑल क्या हमें अंडरस्टैंडिंग देखनी है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरीज आई जिन्होंने बताया कि हमारा यूनिवर्स इस तरह इवॉल्व हुआ है, किस तरह इवॉल्व हुआ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर थ्योरीज ओनली, क्योंकि हम ऐसे ह्यूमन हम बहुत बाद में पैदा हुए और जो सोलर सिस्टम है वो काफ़ी बिलियन ईयर्स पहले बन गया था। तो हमारे पास एविडेंसेस जो भी हमको मिले, जो भी हमने असर्शन रीजन लगाए, जो भी हमने हिपोथेसिस दी, जो भी हमने थ्योरीज बनाई, उनके बेस पे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने पेपर्स रिलीज़ किए और कुछ ना कुछ उन्हें फाइंड आउट किया। एंड ओवर द टाइम हमने अपने यूनिवर्स को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक कांत करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के सिर्फ कुछ की पॉइंट्स हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट को पढ़ना इस सिलेबस और इस एग्ज़ाम का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। हमको बस हल्का सा आइडिया ये लेना है कि उनसे हमको बेनिफिट क्या मिले और हमने उस थ्योरी को कैसे यूज़ किया आगे चल के। तो जो इमैनुअल कांत की हमारी पहली थ्योरी आई थी, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। नेबुलर जो वर्ड पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि गैस ऑफ क्लाउड होता है, जहाँ पे नेबुलर वर्ड यूज़ हो वो गैस ऑफ क्लाउड है। तो ये गैसेस क्लाउड एक थ्योरी दी थी। इसको आगे चल के लैप्लास ने 1796 में इसको और इवॉल्व किया था। ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा थे, हमको उसके पीछे नहीं जाना है। मेन बेनिफिट क्या मिला कि सोलर सिस्टम बॉर्न फ्रॉम नेबुला। इन्होंने ये एक आइडिया दिया कि जो सोलर सिस्टम है वो नेबुला, एक जो जायंट बहुत बड़ा इंटरस्टेलर एक क्लाउड था, उससे पैदा हुआ है बस। उसके बाद चैमरलिन मोल्टन करके एक 1900 में साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला कि एक्चुअली हमारा सोलर सिस्टम जो जनरेट हुआ है वो एक वैंडरिंग स्टार अप्रोच हुआ है। मतलब एक घूमता घूमता एक तारा आया था सन के पास। उसने क्या किया कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसने हमारे जो सन के अराउंड जो सन तो अभी डेवलप नहीं हुआ है, सन के पहले जो हमारा ये नेबुला क्लाउड था, उसको बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऐसे एक्सटेंड किया कि वो सिगार शेप में एक्सटेंड हो गया और पास वाला जो स्टार था वो चला गया। और उसने क्या किया कि जाते जाते जो भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसने उसको एक्सटेंड किया, और करते करते जो भी हमारा सन, प्लैनेट्स और जो भी जिस ऑर्डर में बने हैं वो उसी के रीज़न से बने हैं। तो यहाँ पे एक देखिए लिखा है कि पासिंग स्टार मूव्ड आउट एंड मटेरियल रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकम प्लैनेट। तो उसने ये बोला कि भाई एक बड़ा सा एक स्टार आया और उसने जाते जाते जैसे वो गया, जैसे स्लो मूव कर रहा था, एक बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसने सारे क्लाउड को, मटेरियल को, सबको एक्सटेंड किया और ओवर द टाइम वो कंडेंस होकर ये सारे पार्ट बन गए। जो एक थ्योरी एक थ्योरेटिकल चीज़ थी। फिर आए यहाँ पे सेमिरन एंड वीजनर, इन्होंने 1950s में एक थ्योरी दी कि इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस यहाँ पे आई थी निकांत की, उसको थोड़ा सा रिवाइज किया। तो उन्होंने क्या बोला कि सन सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। तो उन्होंने बोला कि जो सन था, आपका सन है, उसके आसपास पूरा सोलर नेबुला, पूरा जो गैस ऑफ क्लाउड था वो उसको सराउंड करता था, और उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेस भी थी। तो ओवर द टाइम फ्रिक्शन कॉलिजन हुआ उनके बीच में, उससे क्या हुआ कि एक डिस्क शेप का क्लाउड बना और जिससे आगे चल के वो प्लैनेट बन गए। एक उन्होंने थ्योरी दी थी। उसके बाद आया आपका बिग बैंग थ्योरी, जो काफ़ी फेमस और काफ़ी एक्सेप्टेड थ्योरी है, हबल, मिस्टर हबल ने दी थी। इन्होंने बोला कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, एक स्मॉल सिंगुलैरिटी से बूम हुआ और यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है, ओवर द टाइम कूल होके, और धीरे धीरे जो भी हमारे स्टार्स, प्लैनेट्स जो भी बने हैं वो सब उसी थ्योरी से हैं। लास्ट में एक आता है न्यूक्लियर डिस्क मॉडल। तो एक न्यू लैप्लेसियन मॉडल बोलते हैं इसको, और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड अभी यही पे चल रहा है कि जो नेबुला था आपका गैस क्लाउड कोलैप्स्ड, उसके बाद उसका कोर फॉर्मेशन हुआ 5 से 6 बिलियन ईयर साल पहले। उसके बाद सन, प्लैनेट आए, धीरे धीरे अराउंड 4.5 बिलियन से वो ये सब चीज़ें बन के रेडी हो गई थी। एंड ओवर द ईयर्स ये चीज़ें इवॉल्व होते होते आज प्रेजेंट सिचुएशन है। तो ये सारी एक थ्योरी है, इन्होंने कई सारे पॉइंट्स दिए। हम अब पढ़ते हैं कि टू बी स्पेसिफिक कि सन फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लैनेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, और हर एक प्लैनेट का क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहला पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ सन, सन कैसे फॉर्म हुआ। तो एक नेबुला था, वो कोलैप्स हुआ ग्रेविटेशन के रीजन से, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल था। रीज़न क्या था अनस्टेबल होने का, क्योंकि पास में एक सुपरनोवा कोई था, उसके शॉक वेव्स आई थी, उससे ये अनस्टेबल हुआ। नेबुला यहाँ पे कोलैप्स हुआ। डस्ट और गैस थी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो क्लाउड था वो, और कह सकते हैं आपकी कंप्रेस होना चालू हुआ। जैसे जैसे मोर कंप्रेस होगा,
उससे और डेंस हो जाएगा और हीट होता रहेगा, जैसे जैसे और कंप्रेस हुआ उसकी ग्रेविटी बढ़ती चलेगी, मोर पुलिंग हुई, और जितना ज़्यादा पुल होता चला गया उतना डस्ट उसके अंदर जाती रही। और जैसे स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना कि एक ऊपर से अगर स्नोबॉल गिरती है और गिरते गिरते आइस लपेटते चली जाती है और बड़ी होती चली जाती है, वैसे हुआ कि पुलिंग होती गई, डस्ट और उसके अंदर खींचती चलेगी जो भी क्लाउड की थी, और धीरे धीरे ग्रेविटी बढ़ती चलेगी। तो इस तरह हमारा 99.9% जो मटेरियल था वो सेंटर पहुंच गया। ये है प्रोटोसन का पार्ट। प्रोटोसन मीन्स सन अभी बना नहीं है, प्रोटो मीन्स पहले, सन के बनने के पहले, कि अभी कोई सनलाइट या फिर कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि फोटोन जनरेशन सब चीज़ें हुए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ सन बनने के पहले की बात है। तो 99.9% जो मटेरियल था सेंटर में चला गया, जो बचा था वो आसपास रिवॉल्व करता रहा। ऑब्वियसली पूरा 100% नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो एक जो रैंडमली शेप आपका क्लाउड था आसपास जो नाच रहा था, वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एक फ्लैट डिस्क बन गया, जिसे बोलते हैं प्रोटो प्लानिटरी डिस्क। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लानट अभी नहीं बना है, जैसे यहाँ पे सन नहीं बना है, यहाँ पे प्लानट भी नहीं बने, प्रोटो है, मतलब अभी पहले, उसके पहले का पार्ट है ये। तो प्रोटो प्लानिटरी डिस्क थी, एक फ्लैट डिस्क बन गई, और जो पहले रैंडम हुआ करता था शेप, क्योंकि सब क्लाउड फैला हुआ था इधर उधर। उसके बाद क्या हुआ कि प्लानट का फॉर्मेशन के लिए क्या बात बोली गई है, प्लानट में क्या बोला गया कि जो आपका प्रोटो प्लानिटरी डिस्क थी वो धीरे धीरे ओवर द टाइम कूल हुई ऑब्वियसली। देन क्या हुआ, ग्रेजुअली बिकमिंग लार्ज, जैसे जैसे कूल होती गई धीरे धीरे वो लार्ज होती चलेगी, आसपास की जितनी डस्ट थी वो सब अपने अंदर रखते रखते धीरे धीरे वो प्लैनेट में कन्वर्ट होगी। मेन बात ये है कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, टेम्परेचर कूलिंग डाउन ओवर द टाइम, ये ग्रो इनटू प्लैनेट्स, ये एक इन्होंने बात बोली गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि इनर हॉटर पार्ट ऑफ नेबुला। तो जो नेबुला जो हमारा गैस क्लाउड है उसका जो इनर हॉटर पार्ट है, ऑब्वियसली गैस क्लाउड बहुत बड़ा होगा, बीच में ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण मटेरियल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। तो वो जो इनर हॉटर पार्ट है जो नेबुला का, उसमें मोस्टली सिलिकेट और मेटल पार्ट मतलब ओवर द टाइम डेवलप है, क्योंकि मोर हीट, फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन से हीलियम हुआ, फिर और मटेरियल्स बने, तो मोस्टली जो सिलिकेट्स और मेटल पार्ट था वो इनसाइड पार्ट में थे। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमारे हैं जो मेटल कोर वाले, जैसे मार्स, सॉरी दिस मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे इससे बने। और जो आउटर कूलर पार्ट था नेबुला का जो बाहर वाला पार्ट था, जहाँ पे कोई कम गैसेस थी और वो सब था, तो वहाँ पे वाटर, आइस और ये सब की डोमिनेंस थी, उससे हमारा गैस और आइस जाइंट बने, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस। तो ओवरऑल बताने का जो पर्पस पॉइंट ये है कि नेबुला का जो इनर पार्ट्स है उससे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आए हुए हैं, और जो आउटर कूलर पार्ट था जहाँ से वाटर आइस था उससे हमारे गैस और आइस जाइंट आए हुए हैं, जैसे आउटर प्लैनेट्स। अब यहाँ पे आता है इसके, और जो हमारे रॉक्स जो नहीं बन पाए वो एस्ट्रॉइड बन गए, क्योंकि सब तो प्लैनेट बने नहीं है, कुछ तो नहीं बन पाए, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट में होते हैं तो वहाँ पे वो एस्ट्रॉइड बन गए। जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट दे रखी है, मार्स जुपिटर बीच में पाई जाती है, वो बोला जाता है कि वो एक प्लैनेट बन नहीं पाया, तो वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द हमारे सन। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया था है, एरन कैटास्ट्रॉफी। इसका मतलब ये है कि 4.5 बिलियन एगो हुआ क्या था कि अर्थ एक यूनिफॉर्म बॉल थी हॉट रॉक की, वहाँ पे अर्थ में क्या था, रेडियोएक्टिव डिके चल रहा था, पिरामिडल हीट, पिरामिडल मतलब कि पुराने टाइम से, जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था उस टाइम की हीट जो कंजर्व हो गई थी उसके अंदर। तो रेडियोएक्टिव डिके हुआ, पिरामिडल हीट से क्या हुआ कि हमारी जो ये बॉल थी और हॉटर होती चली गई। अराउंड 500 मिलियन ईयर अगो हुआ क्या कि क्योंकि हमारे सेंटर पे ओवर द टाइम हाइड्रोजन से फिर हीलियम और मेटल्स बने, ऐसे होते 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 आयरन के स्टेज में पहुंच गया और आयरन मेल्ट होने लगा। वो एक ऐसा पाइवटल मूवमेंट आया जिसको हम आयरन कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि इट अलाउड मोर रैपिड मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉकी मटेरियल। आयरन मेल्ट होने के बाद और मोर, सिर्फ देखिए आयरन से एक बेनिफिट ग्रेविटी से भी, उसमें जनरेशन से भी बेनिफिट मिलता है। इट अलाउड मोर रैपिड मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉकी मटेरियल। उसके बाद क्या हुआ कि सिलिकन, वाटर, एयर प्लैनेट के एक्सटीरियर पे स्टे किए। आयरन, निकल जो हैवी मेटल थे कोर में स्टे किए, क्योंकि बायंसी थी, इसलिए जो प्लैनेटरी, उससे क्या हुआ कि प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन हो गया। प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन मतलब ये कि जो उसका अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, कि जो कोर है उसमें हमारे हैवी मेटल्स हैं, आयरन, निकल, हैवी ये सब है, और जो आउटर है हमारा वाटर है, गैस है, ये सब हमारे जो आउटसाइड पे एक्सटीरियर पे है। ठीक है, तो ये एक फिगर दे रखा है कि सन, मरकरी, सब जो आप सब लोग को पता होगा प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। तो अब आते हैं, देखिए मेन इस टर्म को यूज़ करने का मतलब ये है कि आयरन एक ऐसा मटेरियल था जिसके बाद आपके जो हैवी मेटल से जनरेट हुए हुए यहाँ से एक अर्थ के पास ग्रेविटी का जो चांस था वो यहाँ से जनरेट हुआ है, और उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। कंपोनेंट की बात करते हैं सोलर सिस्टम में, तो कोपरनिकस ने थ्योरी दी कि सन सेंट्रिक मॉडल है, हीलोसेंट्रिक मॉडल, हीलो मतलब सन सेंट्रिक मॉडल है। टॉलमी ने बोला कि जियोसेंट्रिक मॉडल है, अर्थ सेंटर पे है। पाइथागोरस ने बोला कि हाँ स्फेरिकल अर्थ है, 500 बीसी में बोला था। इसको आगे चल के एरिस्टोटल ने 340 बीसी में कंफर्म किया। स्ट्रैबो ने एक बुक लिखी थी, जियोग्राफी का बुक बोलते हैं। तो ये एक जस्ट आप एक पॉइंट से याद कर पढ़ने के लिए,
उसके बाद आते हैं केपलर जी। केपलर ने 3 लॉ दिए प्लानिटरी मोशन के। तो उन्होंने पहला जो उन्होंने लॉ दिया था, उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्स होती है, ठीक है। सन हमारा फोकस में है, तो हमारे पास इन्होंने बोला है कि देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ बोलता क्या है कि ये जो ऑर्बिट है एलिप्स है, एलिप्टिकल है। सन एक फोकस पे फोकाई पे आपका सन है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा कि प्लैनेट एंड सन लाइन सेगमेंट स्वीप सेम एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये है कि ये यहाँ पे सन दे रखा है, यहाँ प्लैनेट दे रखा है, तो जितना सन पर्टिकुलर टाइम में जितना एरिया स्वीप करेगा, उतना ही प्लानट से उतना आपका उस पर्टिकुलर टाइम में एरिया स्वीप होगा। देखिए प्लानट एंड सन लाइन सेगमेंट स्वीप सेम एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जितना एक प्लानट इधर स्वीप कर रहा है उतना ही, सॉरी सन स्वीप कर रहा है, उधर एक प्लानट उतना सेम टाइम में एरिया स्वीप कर रहा है। थर्ड क्या है, ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट का क्यूब। ये एक थ्योरी थी बेस्ड ऑन फर्दर और भी जो फार्मूलाज निकले उनके लिए। तो 3 लॉज आए थे, ये चीज़ है। ऑर्बिट एलिप्स होती है, सन फोकस पे है, प्लैनेट और सन सेम टाइम पे सेम एरिया स्वीप करते हैं, इतना पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, देखिए ये एक कैरेक्टराइजेशन है, अलग 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 कह सकते हैं कि आप कैरेक्टरिस्टिक पे कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में, सबसे कम किस में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच प्लैनेट हैज़ हाईएस्ट रोटेशन स्पीड, या सबसे दूर कौन है, सबसे डायमीटर किसका है, या फिर डेंसिटी किसकी है। तो उसके लिए एक बना दिया है ताकि आपको ये अलग से याद ना करना पड़े। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वीनस में, सबसे कम नेपट्यून में। रोटेशन की बात की है, जुपिटर सबसे ज़्यादा है, वीनस सबसे कम। रिवॉल्यूशन की बात की जाए, नेपट्यून सबसे ज़्यादा, मरकुरी सबसे कम। बीच में यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है, मार्स और अर्थ की जो डिफरेंस, क्योंकि इधर बीच मार्स एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो टेम्परेचर बात की है तो मार्स अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर है। रोटेशन में मार्स नियरली अर्थ की तरह रोटेट करता है। रिवॉल्यूशन में मार्स डबल ऑफ अर्थ है। डिस्टेंस की बात की जाए, ऑब्वियसली नेपट्यून सबसे लास्ट में सबसे दूर पड़ेगा, मार्स अर्थ के बाद आता है, 1.5 टाइम्स दूर है। मरकरी सबसे पास आती है। डायमीटर बात की है, जुपिटर सबसे ज़्यादा बड़ा है, मरकरी सबसे छोटी है। साइज़ में सबको पता है, जुपिटर, सैटर्न आता है, यूरेनस, नेपट्यून, फिर अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। मून की बात की है, सैटर्न में सबसे ज़्यादा है, मरकरी, वीनस के पास एक भी मून नहीं है। डेंसिटी की बात की जाए, अर्थ की 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ भी होता है, और ये आपको जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हमारा जो मल्टीपल लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी चेंज हो रही है विद डेप्थ। तो अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सैटर्न की बात की जाए तो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो देख लीजिए ये डिफरेंस होता है एक टेरेस्ट्रियल और एक गैसेस प्लैनेट में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक फिगर दे रखा है और इसको हमने नासा की वेबसाइट से निकाला है। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो सन के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि कोर होता है, उसके अंदर एक रेडिएटिव जोन होता है, फिर कन्वेक्शन जोन आएगा, फिर फोटोस्फीयर आएगा, विजिबल पार्ट, क्रोमोस्फीयर आएगा, ट्रांजिशन जोन आएगा, और ये कोरोना आता है, ठीक है। ये कोरोना कोविड वाला नहीं है, ये कोरोना उसकी जो गैसेस और जो लाइट जो बाहर निकल के जो ऑरोरा बनती है उसका होता है। तो अगर बात की जाए फिर से सेम फिगर, दूसरा फिगर है ये, कि हमारे सेंटर पे यहाँ पे कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है, प्रोमिनेंस जोन। प्रोमिनेंस क्या होते हैं, प्रोमिनेंस बेसिकली जो प्लाज्मा का सूप ऑफ प्लाज्मा बोलते हैं, सूप ऑफ प्लाज्मा। मतलब ये कि जो इसके प्लाज्मा एक फोर्थ शेड ऑफ मैटर होता है ना, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, फोर्थ होता है प्लाज्मा, फिर होता है बोसाइंशियल कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर जो आयंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल के साथ ही एक शेड में फॉर्म करते हैं, जिसको आयनाइज फॉर्म में, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये प्रोमिनेंस आपका सूप ऑफ प्लाज्मा बोलते हैं। कोरोना होल, यहाँ से कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है। क्रोमोस्फेयर, यहाँ से आपकी लाइट पास हो रही है, फ्लेयर जैसे नॉर्मली लाइट का। सन स्पॉट क्या है, इसको बोलते हैं कूल स्पॉट। सन स्पॉट को बोलते हैं कूल स्पॉट। यहाँ से डार्क स्पॉट बताता है कि टेम्परेचर यहाँ पे कूल है। फोटोस्फेयर, यहाँ पे आपकी जो आउटर यहाँ पे सरफेस है और उसके नीचे की सरफेस से रखें, ठीक है। तो सन की बात की जाए, पहली पॉइंट ये है कि सन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, ये नोट करने की बात है, सन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इंटीरियर की बात की जाए, कोर है, उस पर रेडिएटिव जोन आता है, फिर कन्वेक्टिव जोन आता है। एटमॉस्फेयर में फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर कोरोना। देन आता है सन स्पॉट। सन स्पॉट के बारे में बात की जाए कि हर 11 साल में उसकी एक्टिविटी चेंज होती है। हाईएस्ट एक्टिविटी को सोलर मैक्सिमम बोलते हैं और लोएस्ट को सोलर मिनिमम। हर स्पॉट में एक अम्ब्रा होता है, एक पेनम्ब्रा होता है। तो अगर वर्ड यूज़ किया जाए अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा वर्ड रिलेटेड टू प्लैनेट या फिर किसी और टर्म में, तो ये सन से रिलेटेड है। अम्ब्रा उसका ब्लैक सेंटर होता है, लाइट रीजन को पेनम्ब्रा बोलते हैं। सोलर विंड प्लाज्मा से बनी होती है, आयनाइज एटम आपको बताया था। मोस्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। सोलर फ्लेयर की बात है, सोलर फ्लेयर में मैग्नेटिक स्टॉर्म टाइप एग्जांपल है। अपीयर ब्राइट स्पॉट ऑन द सरफेस, पुश थ्रू कोरोना। तो सोलर फ्लेयर बेसिकली फ्लेयर निकल रही है, आपको ऐसे आग जलाते हैं, आग की लौ निकलती है, उससे फ्लेयर है ये, सिंपल।
फिर बात करते हैं सोलर प्रोमिनेंस की। प्रोमिनेंस आपको बताया था मैंने, सूप ऑफ प्लाज्मा। तो आर्क ऑफ गैसेस फ्रॉम सरफेस, सरफेस से आर्क ऑफ गैसेस निकल रही हैं, हेल्ड एट सरफेस ड्यू टू हैवी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि वो वहाँ से बाहर नहीं आ पा रही है, वहीं सरफेस पे सूप की तरह बना हुआ है, वहीं पे बैठा हुआ है। ऑरोरा, ऑरोरा क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पे बनता है, आर्कटिक और अंटार्कटिका पे बनता है, सबको पता है। रीज़न क्या है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ एंड सोलर विंड। होता क्या है कि यहाँ पे कोरोना यहाँ से डिस्चार्ज होता है, यहाँ से सोलर विंड आती है और सोलर विंड आके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं, तब जाके ऑरोरा जनरेट होता है। ये है इसका पॉइंट। अब बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स में क्या हुआ? यहाँ पे सन है, इनर प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, आउटर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट की बात की जाए तो वीनस, अर्थ, मार्स के पास वेदर है, टेक्टोनिक सर्फेस हैं, कंपोज ऑफ मिनरल्स विच फॉर्म क्रशन मेंटल। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स 4 पार्ट। मरकरी बात की जाए, बहुत सारे अंदर हमको जानने की जरूरत नहीं है उसे क्या डेंसिटी क्या कैसा है। सिंपल सी बात ये है कि एक 2 पॉइंट और कौन से स्पेस का भेजा गया था, ये एक हल्का जस्ट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इतना पास है वो तो हीट रिटेन होती नहीं है। मैसेंजर एयर का स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था 2004 में, ये मैसेंजर आपका मरकरी से रिलेटेड है। वीनस, ब्राइटेस्ट ड्यू, हाई एल्बिडो, अल्बिडो बहुत ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड एटमॉस्फेयर में है तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ये ब्राइटेस्ट रहता है। अर्थ की ट्विन सिस्टर बोला जाता है इसको। एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है क्योंकि ऑब्वियसली हाईली सल्फ्यूरिक एसिड है वहाँ पे। और 4 जो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर इसका है। हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है और क्लॉकवाइज रोटेट करता है अपोजिट टू मोस्ट प्लैनेट। ये याद करने की चीज़ है, वीनस क्लॉकवाइज रोटेट करता है। मार्स की बात की जाए, सबको पता है रेड प्लैनेट, इतना एक्सप्लोरेशन चल रहा है आजकल। रेड प्लैनेट ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, लाल कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से। फोबोस, डीमोस उसके मून है। अर्थ का डाई का हाफ है, मास सिर्फ 10% ही है। दिन जो मार्स में होता है वो नियरली अर्थ के बराबर ही होता है, 1.03, मतलब नियर भी सेम ही होता है। मून की बात की जाए तो मून का डायमीटर जो अर्थ का है 1/4 है, ऑब्वियसली 1/4 है, ठीक है। अर्थ और मून की डिस्टेंस 3.85 लाख किलोमीटर है, ये याद कर लीजिए। टाइडली लॉक्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जैसे वो अपने पोजीशन पे घूम रहा है और ये अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है, तो ये हमेशा एक ही साइड हमको क्यों दिखता है? क्योंकि जितना उसका ऑर्बिटल पीरियड है उतना उसका रोटेशन पीरियड है। तो मानिए ये अर्थ है, यहाँ मून है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये इसका ऑर्बिटल पीरियड है, और खुद भी रोटेट कर रहा है तो उसका रोटेशन पीरियड है। तो ऑर्बिटल पीरियड, रोटेशन पीरियड उसका सेम है, इसलिए हमको सिर्फ एक साइड दिखता है, उसको बोलता है टाइडली लॉक। 27 डेज स्पिन होता है, वही रिवॉल्व अराउंड अर्थ होता है। लूना प्रोग्राम मून के लिए था। अपोलो 8 नील आर्मस्ट्रांग इसमें उतरे थे, अपोलो 8 था। चंद्रयान 1-2 पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो सक्सेसफुली भी आगे हुआ था। अब आते हैं, एक ही फोटो दे रखी है कि इनर प्लैनेट अर्थ, मरकुरी, वीनस, मार्स, अब आपको पता है, सब 55 में पढ़ा हुआ है। और स्मॉल रॉकी, सॉलिड सरफेस, लो मास, हाई डेंसिटी, सन के क्लोज, कोई रिंग नहीं होती है, कुछ मून्स कम होते हैं और लार्ज होते हैं, गैसियस और आउटर प्लैनेट, सॉलिड सरफेस नहीं होती है, हाई मास, लो डेंसिटी, सर से दूर, बहुत मून होते हैं, बहुत रिंग होते हैं, ये तो जनरल पॉइंट है। अब बात करते हैं आउटर प्लैनेट पे। आउटर में जुपिटर आता है, सॉलिड सरफेस नहीं है, रैपिड रोटेशन है, बहुत तेज़ रोटेशन होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, बिकॉज ऑफ हाई ग्रेविटी, हाई साइज़, उसका जो साइज है वो स्फेयर की जगह प्रॉपर सर्किल की जगह, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, वो ऑब्लेट हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ प्रॉपर सर्किल वो, एक सेकंड रुकिए, या तो इंस्टेड ऑफ सर्किल वो थोड़ा सा ऐसे बल्ज हो गया, ठीक है। फिर आता है सैटर्न, डेंसिटी वाटर सेलेस उसकी, टाइटन मून फेमस है। यूरेनस, टिप्ड एंड स्पिन ऑन साइड, ये साइड पे टिप हो गया है और ये अपने साइड पे रोटेट कर ऐसे घूमता है। तो नॉर्मली जैसे अर्थ है यहाँ पे इतनी एक्सिस टिल्ट है, तो यूरेनस क्या है कि पूरा ही 90 डिग्री टिल्ट है। तो ये चीज़ यूरेनस के बारे में है। नेपट्टून यूरेनस का ट्विन मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। मार्स और जुपिटर बीच में एक प्लानट जो बन नहीं पाया, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ प्लैनेट नहीं बन पाया, तो ये छोटे छोटे यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स हैं, यहाँ पे घूमते हैं, इसको एस्ट्रॉइड के बेल्ट बोलते हैं। रेमनेंट ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन, बन नहीं पाया उसका रेमनेंट है, बचे हुए पार्ट है, उसको प्लैनेटरी बोलते हैं। रॉकी हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। मार्स भी यहाँ पे रॉकी था, यहाँ भी ये भी रॉकी है, ठीक है। प्लस सीरीस इसका लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड्स में आता है उसका नाम है सीरीस, ठीक। अब आता है क्यूपुलर बेल्ट पे। क्यूपुलर बेल्ट कौन सा है? डेब्रिस रिंग, मेनली आइस, प्लूटो पार्ट ऑफ इट। तो हम होता क्या, सन है यहाँ पे, फिर 4 प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर 4 यहाँ पे अब तो यूरेनस है, फिर यहाँ पे प्लूटो आता है, फिर आता है क्यूपुलर बेल्ट। तो क्यूपुलर बेल्ट यहाँ पे आती है, क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट सबसे लास्ट में आती है, डेब्रिस रिंग बोलते हैं, मोस्टली आइस है, प्लूटो का पार्ट है। तो अब इशू क्या होता है प्लूटो के साथ, क्यों प्लूटो पहले बचपन में पढ़ते थे 9th प्लैनेट बोला जाता था, फिर इस प्लैनेट को निकाल दिया गया, फिर ये एक डॉर्फ प्लैनेट बन गया।
तो रीज़न क्या था, देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने बोला कि प्लानट हम उन्हीं लोग को बोलेंगे ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन, सन के अराउंड ऑर्बिट करेगा, प्लूटो कर रहा था। सफिशिएंट मास फॉर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज़ ऐसा घूमे कि वो राउंड शेप में आ जाए, तो वो भी प्लूटो कर रहा था। उसके बाद कोई सैटेलाइट ना हो किसी और ऑब्जेक्ट का, भाई खुद का अकेला था वो। चौथा पॉइंट क्या था कि हैड रिमूव डेब्रिस एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट ऑर्बिट, तो आसपास जो भी डेब्रिस और जो भी उसके अराउंड स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दे, वो प्लूटो नहीं कर पाया, इसलिए इन्होंने यहाँ से प्लूटो को बाहर कर दिया। तो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। अब आता है, देखिए यहाँ पे है प्लूटो को यहाँ से बाहर कर दिया, इसके बाद यहाँ पे कुपलर बेल्ट आती है, एस्टेरॉयड बेल्ट यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट यहाँ पे कॉमेट, इनके बारे में देखिए। कॉमेट क्या होता है, मास ऑफ आइस रॉक एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन स्पेस दैट ऑफन हैज अ टेल विच ग्रोज एट गेट्स क्लोजर टू द सन। टेल इज मेड अप ऑफ वाटर, डस्ट एंड वेरियस गैसेस वेपराइज बाय सोलर एनर्जी। सिंपल सी बात ये है कि हमारे यूनिवर्स में आइस के, रॉक के और डस्ट के मास रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये जब मूव करता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, होता क्या है कि आपका आइस मेल्ट होता है तो लाइट जनरेट भी होती है, प्लस ये आइसी टेल की तरफ वेपराइज होता है, तो ऐसा लगता है कि ये इसे पुच्छल तारा बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी टेल है, तो ये कॉमेट का एक इंडिकेशन होता है कि कॉमेट जा रहा है। 2 टाइप के कॉमेट जनरेट होते हैं, एक जो क्यूपिल बेल्ट से आते हैं बहुत दूर से, एक आते हैं ओर्ट क्लाउड, जो उसके बाद भी क्यूपिल बेल्ट के बहुत आगे एक ओर्ट क्लाउड होता है। हेली कॉमेट सबसे ज़्यादा फेमस है, 76 ईयर्स में चक्कर मारता है। एस्ट्रॉइड की बात की जाए, एस्ट्रॉइड बेल्ट से उसी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने पढ़ी थी यहाँ पे मार्स जुपिटर के बीच में थी, इससे हम जब भी कोई पार्टिकल घूम के आता है और अर्थ के पास रोटेट होता है या फिर सन के पास आता है, जो एस्ट्रॉइड बोलते हैं इसको। एस्ट्रॉइड किससे बड़ा होता है, सेम चीज़, रॉक होगा, मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों चीज़ में से हो सकता है, ठीक है। सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, यूजुअली एस्ट्रॉइड बेल्ट से आता है, मार्स और जुपिटर बीच में होती है, ठीक है। साइज इनका सेंटीमीटर से किलोमीटर बीच में होता है, ठीक है। अब आती है मेट्रॉइड। मेट्रॉइड क्या होता है, यही एस्ट्रॉइड जब वो हमारे अर्थ के पास घूमते हैं, अर्थ में घुसने से पहले उसको मेट्रॉइड बोलते हैं, जो कि रॉक, जो कि फ्रैगमेंट्स होते हैं, ग्रेन से बड़े होते हैं, सैंड से भी बड़े होते हैं और सन के ऑर्बिट करते हैं। मेट्रॉइड रिफर टू ऑब्जेक्ट बिफोर इंटर एटमॉस्फेयर, तो जैसे वो एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, किसी के एटमॉस्फेयर में इंटर करे, वो मेट्रॉइड बोला जाता है उसको, ठीक है। तो डेब्रिस फ्रॉम एस्ट्रॉइड, उसको मेट्रॉइड मीटियोरॉइड बोलते हैं। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर इंटर करता है, मीटर बन जाता है। अगर पूरी तरह नहीं जल पाया और थोड़ा सा रह गया और अगर ज़मीन पे गिर गया तो उसको मीटियोराइट बोलते हैं। तो मीटियोर और मीटियोराइट ये एक ही चीज़ है, एस्ट्रॉइड का फर्दर पार्ट। तो मीटियोराइट एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले, मीटियोर एटमॉस्फेयर में घुस गया है, फायरबॉल पूरा जल के भस्म हो गया है, मीटियोराइट थोड़ा सा पार्ट बच गया है और ज़मीन पे पहुंच गया, थोड़ा सा कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो मीटरॉइड क्रेटर इंडिया में है, जिस जब भाई नीचे गिरेगा तो बिकॉज ऑफ अपना इम्पैक्ट से कहीं ना कहीं अर्थ पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो उसे क्रेटर बन जाता है। क्रेटर में एग्जांपल इंडिया की बात कीजिए तो लोनार लेक मीटरॉइड क्रेटर है, रामसर साइड भी है, ढाला क्रेटर एमपी में है और रामगढ़ क्रेटर आपका राजस्थान में, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट आता है कि एस्ट्रोनॉमर डिस्टेंस कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि 2-4 कितना दूर है, वो पैरेलैक्स मेथड से यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और बाकी हम ओवर द टाइम पढ़ेंगे जब हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और कितना डिस्टेंस पे एक EU यूनिट होता है, सन से अर्थ की यूनिट कितनी डिस्टेंस कितनी है, वो जब आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कहने का यूज़ करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, और वहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ की प्रॉपर्टीज़ क्या है और कैसे अर्थ हमारा इंटरनल उसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।